नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड के बारे में पढ़ेंगे। डाइकोट सीड्स के डाइकोटिलेडन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह से उनके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल सीड स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि बीजों की स्ट्रक्चर और जो साइज होती है आप अलग अलग प्रकार की देखते हो। ऑर्किडेसी फैमिली के प्लांट्स के बीज सबसे छोटे आकार के होते हैं और जिनके बीज का साइज जो होता है मात्र जो भार जो होता है 20 माइक्रोन ग्राम होता है। इसके अलावा लोडोशिया के बीज सबसे बड़े होते हैं। उनके प्रत्येक बीज का भार लगभग 6 kg के बराबर होता है। अब शेप की हम बात करें तो बीज गोल भी हो सकते हैं, ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं, एलिप्सोइडल भी हो सकते हैं, पतले, चपटे, छोटे, मोटे, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम बीज की सरफेस की हम बात करें तो वो चिकनी भी हो सकती है, स्मूथ, झुर्रीदार हो सकती है, उभार और खांचे भी उसमें पाई जा सकती हैं, हेयर्स भी पाए जा सकते हैं। बीजों के रंग में भी बहुत डिफरेंस हम देखते हैं। जैसे पीले रंग के भी बीज हो सकते हैं, भूरे रंग के, इस जैसे अलग अलग प्रकार की उनके ऊपर काले रंग के, लाल रंग के या वेरीगेटेड प्रकार के अलग अलग प्रकार के सीड के कोट की रंगों में डिफरेंस और डिज़ाइन में डिफरेंस पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं स्मॉलर सीड्स यानी ऑर्किडेसी फैमिली से लेकर और बड़े बड़े सीड्स जो कि लोडोशिया के अंदर पाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा साइज में वेरिएशंस पाई जाती है। शेप में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं, गोल, लंबे, राउंड यानी चपटे, अलग अलग प्रकार की शेप के, और कलर भी सीड्स के अलग अलग हो सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीड कोट यानी सीड का आवरण। सीड का जो आवरण जो है वो कहलाता है, अब हम सबसे पहले हमने यहाँ पर चने का डायग्राम हमने ले रखा है। तो चने के डायग्राम में जब चने की हम बात करें तो यहाँ ये डाइकोट सीड है, तो इसका सीड कोट जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कवर बना रहा है इसका, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आप देखते ही हो। और ये दो परतों का बना हुआ होता है, दो लेयर्स होते हैं इसमें, टेस्टा एंड टैगमेन। ये टेस्टा है और ये टैगमेन है। दो लेयर्स के बाहरी जो आवरण होगा उसको हम बोलते हैं टेस्टा और जो आंतरिक जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं टैगमेन। बाहरी आवरण कठोर होता है और आंतरिक जो आवरण होता है वो पतला होता है और यानी पेपरी होता है, कागज जैसा होता है, उसको हम टैगमेन बोलते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हो। और सीड के ऊपर सीड एक पोर उपस्थित रहता है यानी भूरे रंग का आवरण जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। और सीड कोट दो परतों से मिलकर टेस्टा और टैगमेन, टेस्टा जो है बाहरी आवरण होता है, टैगमेन आंतरिक और पतला आवरण होता है। टेस्टा जो होता है कठोर होता है और मोटा होता है, जबकि टैगमेन टेस्टा से चिपका हुआ होता है लेकिन झिल्लीदार होता है और सफ़ेद रंग का होता है। यह जो सीड कोट बीज में उपस्थित जो भ्रूण जो होगा, एम्ब्रियो जो होगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और बीज के ऊपर, बीज के अंदर जो ऊपरी सिरे पर एक पोर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो, माइक्रोपाइल को, यानी सीड के ऊपर, सीड की जो नोच बनी हुई है उस पर एक छेद पाया जाता है, छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इसके द्वारा ही बीज के अंदर, सीड के अंदर वाटर एंटर करता है और सीड का जर्मिनेशन होता है। और इसके अलावा इसमें बीज का जो स्टोक होता है जिसकी सहायता से ये फल बीती से जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस बीज के अंदर पाया जाता है, यानी जिसके द्वारा ओव्यूल जुड़ा रहता है, किससे, यानी सीड से जुड़ा हुआ रहता है, ओव्यूल ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को वही आगे चलकर सीड का व्रंत बनता है। और अब जब ये व्रंत अलग हो जाता है यहाँ से,
तो उसके बाद इस स्थान पर एक निशान बीज की भांति रह जाता है और उसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम इसको हम कह देते हैं। और हाइलम जो होता है ये जल सरलता से बीज के भीतर प्रवेश करता है। माइक्रोपाइल के सामने हाइलम के आगे एक उभार यानी रेफी भी पाया जाता है। उभार, ये देखो उभार जो बन जाता है उसको हम रेफी बोलते हैं। फ्यूनिकुलस के आधार ये भाग को निरूपित करता है बेस को, और इसी प्रकार से इंटेग्यूमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट से सीड कोट विकसित होता है और ये बाइटेग्मिक होता है, यानी दो आवरणों से बीजांड में दोनों आवरण होते हैं, तो आगे चलकर ये सीड के दो आवरण बनाते हैं, टेस्टा और टेगमेन। इसी प्रकार से हम सेकेंड बात करते हैं, जब हम सीड बीज चोल को हटा देते हैं तो हल्के पीले रंग की बीज की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और वो बीज की स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है उसमें क्या उपस्थित रहता है? भ्रूण। भ्रूण उसके अंदर उपस्थित रहता है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो का, जैसे सीड कोट का, सीड आवरण का विकास किससे होता है? इंटेग्यूमेंट से। आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट से टेस्टा और टेगमेन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो शैक में उपस्थित एग अपरेटस से, के फर्टिलाइजेशन से। और जो यंग प्लांट होता है उसमें एम्ब्रियो सीड कोट से इनक्लोज रहता है, और ये एम्ब्रियो जो होता है दो स्पष्ट भाग इसमें दिखाई देते हैं, दो स्पष्ट भागों में डिवाइडेड रहता है। तो यहाँ तो आपने इसके बारे में स्ट्रक्चर आपने पढ़ी, रेडिकल की पोजीशन ये है और प्लूम्यूल की पोजीशन ये हो जाएगी। ये टेस्टा टेगमेन, ये दो कोटलीडेंस दिखा रखा है, शीट्स ऑफ एम्ब्रियो है, रेडिकल है, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल एंड हाइपो, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोटलीडेंस, ये दो लीव्स होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डाइकोट में दो होंगी और मोनोकोट में ये एक ही होगी। और कभी कभी ये फूड को स्टोर करके फ्लैशी हो जाते हैं, लेकिन यदि इनमें भोजन संचित नहीं होता है, पतली, थिन और पेपरी भी होते हैं। और ये कोटलीडेंस एक एक्सिस के ऊपर, एक अक्ष जो होगा उसके ऊपर लगे रहते हैं, और उस एक्सिस को या तो एम्ब्रियोनल एक्सिस या टिगेलम बोलते हैं, जिसको टाइजेलम या कोटलेडरी नोड भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये जुड़े रहते हैं उसको। पर ये चूल के समान यानी हिंग्ड जुड़े हुए रहते हैं, और एक पुस्तक की भांति दो पृष्ठों में खुले हुए रहते हैं। जैसे बुक को हम खोलते हैं वैसे, यानी ये हिंज इसके द्वारा जुड़े रहते हैं, टिगलम जिसको हम बोलते हैं। टिगलम जो है मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ऊपरी सिरे का पॉइंटेड एंड होता है इसका, और जो कि कोटलीडेंस से बाहर निकला हुआ रहता है। और ये माइक्रोपाइल से आगे रेडिकल बना होता है, जो रो की जो आगे चलकर रूट का निर्माण करता है। तो रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है। ये देखो रेडिकल है और ये प्लूम्यूल, ठीक है। रेडिकल जो होगा वो आगे चलकर रूट का फॉर्मेशन करता है, और प्लूम्यूल आगे चलकर शूट का फॉर्मेशन करता है। और टिगलम के दूसरे सिरे पर क्या पाया जाता है? विंग्ड फीदरी प्लूम्यूल पाया जाता है, जो कि फर्स्ट एपिकल बड होती है, फीदरी पंख जैसा। और फर्स्ट ये आगे चलकर सूट का निर्माण करेगा। और बीज पत्रों का जुड़ाव स्थान के ऊपर का जो भाग होता है, जहाँ से बीज पत्र जुड़े हुए हैं, ऊपर का जो भाग होगा, जैसे यहाँ बीज पत्र जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर वाला भाग है, इसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं, और जो कि प्लूम्यूल और एक्सिस के मध्य होता है। जबकि नीचे वाला भाग जो है हाइपोकोटाइल कहलाता है। ये आप देख पा रहे हो, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। जहाँ से कोटलीडन लीव्स जुड़ रही हैं वहाँ से ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल और एम्ब्रियोनल एक्सिस टेगलम के बीच का जो स्पेस है उसको एपिकोटाइल, और इसके बाद रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस के मेन जो पोर्शन है, जुड़ाव का पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स होता है नीचे। इसके अलावा बीज के अंदर होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में जनरली किससे, जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है तो सेंट्रल सेल
के फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और एंडोस्पर्म जो है वो 3N का निर्माण करता है, यानी 2N पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गेमेट। ये न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और अगर किसी सीड के अंदर एम्ब्रियो द्वारा पोषण हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थ की मात्रा के अनुसार अगर एंडोस्पर्म की आकृति की साइज कम या ज़्यादा हो सकती है। सीड्स में एंडोस्पर्म साइज के आधार पर 2 प्रकार के बीज पाए जाते हैं। किस तरह से दो प्रकार के होते हैं? एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिनको एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स में इन बीजों में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो एंडोस्पर्म में उपस्थित होता है। यहाँ सीड कोट्स में भोज्य पदार्थ नहीं रहता, अतः इनके सीड जो कोट होते हैं, कोटिलिडन्स जो होते हैं, वो पतले होते हैं, और ये केवल पोष्य पदार्थ शोषक अंगों यानी फूड सुकिंग ऑर्गन्स का ही निर्माण कर पाते हैं। ये इसमें जनरली एग्जाम्पल आ जाता है, जनरली मोनोकोट सीड्स, मोनोकोट प्लांट्स जैसे राइस, व्हीट, मेज है, और डाइकोट्स में आ जाते हैं जैसे केस्टर है यानी अरंड, और पपीता। ये दोनों इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। इस प्रकार के सीड्स में एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के दौरान जो सीड एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से काम में ले लिया जाता है, और इस प्रकार से जो मेच्योर सीड जो होगा उसमें एंडोस्पर्म केवल एक पतली लेयर के रूप में पाया जाता है, और कुछ प्लांट्स में यह पतली परत भी अनुपस्थित हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मटर है, मटर के अंदर इस तरह का पाया जाता है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं मटर के अंदर, सेम के अंदर, गनाम में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। इन प्लांट्स में परिपक्व सीड में रिजर्व फूड कोटिलिडन में ही पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सीड के अंदर क्या और स्ट्रक्चर उपस्थित होती है? पेरिस्पर्म। जो पेरिस्पर्म जो होता है, जनरली जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर की प्रारंभिक अवस्था में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस पाया जाता है सेंटर में, और जो कि मेगास्पोर और एम्ब्रियो शेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके इसकी ग्रोथ में सहायक होता है। इस प्रकार से जो न्यूट्रिशन प्रदान करने की प्रक्रिया में अंततः जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण रूप से काम में आ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ लेयर्स इसकी बाकी रह जाती हैं, पतली लेयर, जो एंडोस्पर्म के बाहर एक पतले आवरण एवं झिल्ली के रूप में दिखाई देती हैं, और इस झिल्ली को ही हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। जनरली डाइकोट्स प्लांट्स की जब हम बात करें तो काली मिर्च के अंदर ये पेरिस्पर्म ही दिखाई देता है, जिसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि यूफोर्बिएसी कुल का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये केस्टर का सीड हम देख रहे हैं। ये भी इसी प्रकार का सीड है, डाइकोट सीड है। वोल सीड आप देख ही रहे हो, कर्नल आफ्टर रिमूवल ऑफ सीड कोट को हमने हटा दिया तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, और फिर उसके बाद वोल सीड कट इनटू हाफ। इसका हाफ अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम काटते हैं तो इस प्रकार से हमें ये दिखाई देगा। तो पहले जो स्ट्रक्चर सीड कोट है वो तो हमने ग्राम के अंदर चने में भी पड़ी है, हाइलम भी चने में देखा है, ये टेगमेन और टेस्टा हमने देखा ही है, एंडोस्पर्म वहाँ पर हमने देखा है, और ये एम्ब्रियो वहाँ पर हमने पढ़ा है, कोटिलिडन्स देखे ही हैं। तो इसमें एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं करेंकल। अब एक डाइकोट सीड्स में जो स्पेशल फीचर जो कि अरंड के अंदर यानी यूफोर्बिएसी के मेंबर्स में पाया जाता है, और ये इन सदस्यों में बीज के जो माइक्रोपाइल वाले छोर पर, ये माइक्रोपाइल ही है जहाँ हाइलम बना है, इस छोर पर क्या एक मॉसल फ्लैशी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जिसको हम बोलते हैं कारेंकल।
ये आउटर इंटेगुमेंट के ऊपरी सिरे पर कुछ कोशिकाओं के आउटर इंटेगुमेंट है, यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का क्या हो गया, प्रोलिफेरेशन, यानी उसमें बार बार डिवीजन, और जिसके कारण से कैरेंकल बनता है। और ये जो बीजांड ग्रंथ के पार्श्व या पूरे बीजांड द्वार के ऊपर पाया जाता है, तो थोड़ा हटके होगा या पूरे बीजांड द्वार के ऊपर ही इसको कवर कर लेता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो यानी कैरेंकल जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, रेसिनस के अंदर। कैरेंकल के अलावा वो विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है वो है ओपर्क्यूलम। ये प्लग या डार्ट के समान होती है, जो बीज के बीजांड द्वार वाले छोर पर पाई जाती है। और ओपर्क्यूलम स्ट्रक्चर जो है जनरली मोनोकोट प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और जब बीजू का अंकुरण होगा तो ये ओपर्क्यूलम हट जाता है, और इसका निर्माण न्यूक्लियस के शीर्ष से, या तो न्यूक्लियस के शीर्ष से होता है अथवा एक्सोस्टोम, एंडोस्टोम या हाइलम वाले क्षेत्र से हो जाता है। ये अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है ओपर्क्यूलम। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है एरी, जो कि लीची में खाने के काम में आती है। ये विशेष प्रकार की संरचना मोनोकोट में नहीं पाई जाती, बल्कि डाइकोट्स के अंदर, कुछ डाइकोट्स के अंदर पाई जाती है, और ये कलर्ड होती है और फ्लैशी होती है अपेंडेजेज। और ये मुख्य रूप से टेस्टा, जो कि बीज चोल होता है, बीज का कवर होता है, और बीजांड ग्रंथ यानी जो ओव्यूल का जो स्टोक होता है उसके बीच में निषेचन के पश्चात प्रोलिफेरेशन के रूप में उत्पन्न होता है। और लीची के अंदर ये पाया जाता है, माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस के अंदर ये पाया जाता है। इसी प्रकार से सीड कोट के भीतर उपस्थित सभी संरचनाएं कर्नल कहलाती हैं। अगर हम सीड को भिगो देते हैं, भिगोने के पश्चात हमें जो स्ट्रक्चर दिखा, यानी बीज फूल जाते हैं, और फूले बीजों के विभिन्न भागों का आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने चने का देखा था, तो चने की स्ट्रक्चर के अंदर हमने उसको, अगर हम उसको जर्मिनेट करवा लेते हैं तो हमें एम्ब्रियोनल एक्सिस, कोटलीडन, रेडिकल सारी चीज़ें क्लियरली शो होने लग जाती हैं। तो अभी हमने चने का स्ट्रक्चर इसमें पढ़ा था। अरंडी वाले में भी ये वो तो था, यहाँ पर ये एंडोस्पर्मिक शीट्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस इसका हार्ड सेल पाया जाता है, इसका कवर हार्ड होता है, और उसके ऊपर भूरे रंग की चित्रकारी आकृति पाई जाती है। हाइलम पर करंकल द्वारा ढका हुआ रहता है, और ये अतिवर्धी आउटर इंटेगुमेंट के ऊपरी टिप पर है। ये आउटर इंटेगुमेंट है, इसका ऊपर से इसकी कवरिंग इसमें बनी है, ऊपरी टिप से विकसित होती है, और बीज में एक स्पष्ट रेफी भी पाई जाती है, जो कि हाइलम से लेकर लॉन्गिट्यूडनल रूप से नीचे की ओर डाउन तक आता है, और कठोर बीज के नीचे कागज के समान थिन पेपरी मेम्ब्रेन पेरिस्पर्म भी पाई जाती है, और जो कि न्यूक्लियस का रेमिनेंट होता है, न्यूक्लियस के कंज्यूम होने के पश्चात बचता है। और इसके अलावा इसमें पेरिस्पर्म के नीचे ऑयली लेयर्स पाई जाती हैं, जो जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और एंडोस्पर्म मुख्य रूप से एम्ब्रियो को इनक्लोज्ड करता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम टिगेलम बोलते हैं, जिसके सेंट्रल रीजन में दो पतले कोटलीडन्स जुड़े रहते हैं, कोटलीडन्स जुड़े हुए रहते हैं, और टिगेलम का एक सिरा ऊपर की ओर होगा, उसको प्लूम्यूल, और जो कि दोनों कोटलीडन्स के द्वारा इनक्लोज रहता है। दूसरा सिरा रेडिकल, जो कि कोटलीडन से बाहर निकला हुआ रहता है। तो इस प्रकार से, यानी डाइकोट सीड की जब हम बात करते हैं तो डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर में हम, चाहे हम ग्राम का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम कैस्टर का, अरंडी का एग्जाम्पल लेंगे, तो विशेष प्रकार से, यानी इसमें एक टिपिकल सीड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से सीड कोट के अंदर टेस्टा एंड टैगमैन। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइलम, रेफी ये पाया जाता है, यानी सीड पोर पाया जाता है। फिर उसके बाद इसके अलावा इसमें एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो के साथ के अंदर क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से कोटलीडन्स,
यानी लीफ लाइक, प्राइमरी लीफ लाइक ऑर्डिनरी लीव्स जो होती हैं, और इसके अलावा इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसको हम टिग्लम बोलते हैं। इसके अलावा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के आधार पर उपस्थिति या कंज्यूम होने के आधार पर, रह जाने के आधार पर या कंज्यूम होने के आधार पर एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं। तो एंडोस्पर्मिक में हम डाइकोट प्लांट की जब बात करते हैं तो कैस्टर और पपीता का एग्जाम्पल आएगा। मोनोकोट्स में सारे एंडोस्पर्मिक ही होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक या अक्सर अल्ब्यूमिनस सीड्स की बात करें तो ये डाइकोट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि चना है, मटर है, इनके अंदर। इसके अलावा हमने पेरिस्पर्म के बारे में बात की, यानी जब न्यूक्लियस कंज्यूम हो जाता है उसके बाद भी, काम आने के बाद भी किसी सीड में एक पतली लेयर के रूप में बचा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। जो कि हम अगर इसका एग्जाम्पल अपने डेली जीवन में किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो हम काली मिर्च का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमने अभी कैरेंकल की बात की, यानी कैरेंकल जो है वो रेसिनस यानी डाइकोट प्लांट कैस्टर के अंदर पाया जाता है, और जो कि आउटर इंटेगुमेंट की माइक्रोपाइलर आउटग्रोथ होती है, और जिसके कारण से अलग सी फ्लैशी स्ट्रक्चर क्या करती है, माइक्रोपाइल को पूर्ण रूप से कवर किए हुए पाई जाती है। ओपरक्यूलम की बात करें तो जनरली ओपरक्यूलम डार्ट या ढक्कन की तरह से होता है, और जनरली ये मोनोकोट सीड्स के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा एरिल, जो कि लीची के अंदर हम खाने वाला जो पार्ट होता है, यानी थर्ड इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, और यह कलर्ड होता है और फ्लैशी अपेंडेजिस होती है, और ये मुख्य रूप से टेस्टा से बनता है, और टेस्टा और जो फ्यूनिकुलस होता है उसमें एक अतिवर्धी के रूप में निकल जाता है, बन जाता है, और जो कि खाने के काम में आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने डाइकोट सीड, कैस्टर और दूसरे हमने ग्राम सीड की स्ट्रक्चर के बारे में, यानी डाइकोट सीड्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और इसको देखा। थैंक्स।